तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने डी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है। डी ब्लॉक क्या होते हैं, कहाँ पर आते हैं, क्या चीजें हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। आपने जब स्टार्टिंग में देखा होगा, पॉइंट नंबर डाल के लिखना, ठीक है। आपने क्या देखा है? डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है, मैक्सिमम उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखा था? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स having unpaired electrons। होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड एक्सेप्ट किसमें नहीं होते बताओ? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? D10 होती है। D10 है तो फुली फिल्ड है। D10 में मतलब क्या? d ऑर्बिटल। D में कितने सबशेल होते हैं भाई? 5 होते हैं। 10 फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? हाँ यहाँ नहीं है। पर बाकी इसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो हम पहले चलने वाले हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये तो मैंने पॉइंट नंबर 1 डलवा था। प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट नंबर 1 है, ठीक है। मैं दिखाई देती हूँ आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ स्कैंडियम की, किसकी? फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम तो बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? कैसे लिखूं? 4s1 3d1, यही है ना? एटॉमिक नंबर 21। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताओ? एटॉमिक नंबर 22। एटॉमिक नंबर कितना है? 22। अगर 22 है तो कैसे फिल करते हैं? आर्गोन 18, 4s2 कितने हो गए? 20। फिर क्या बचा? 3d2। तो कितने अनपेयर्ड है? ये s में कितने हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है। कैसे? d में कैसे है? 3d में 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई कहाँ दिख रहे तुझे? 1 2 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड है? 2। वेनेडियम में कितने हैं? 3। इस तरह से निकालोगे तो 3। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 है। करके देखें? करके देखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d5 ये होती है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड मतलब अकेले हैं, पेयरिंग नहीं है। 4 कहां से आ रहा है? 4s में 1, d के 5 1 2 3 कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6। तो आपने जितने भी देखोगे, आप क्रोमियम के बाद क्या आता है? मैंगनीज। क्या आता है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4s2 3d5। यही होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5 है। कितने हैं? 5। फिर उसके बाद आपका आयरन। आयरन में कितने हैं? d6। d6 मतलब 4 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने अनपेयर्ड है? 4। फिर आपकी बात करूंगी किसकी? आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट में कितने हैं? d7। एक यहाँ कर दिया मैंने फिर से। फिर कितने हो गए? 3। फिर निकल में d8 होता है, ये 6 है। 7 और 8 भर दिए। अनपेयर्ड कितने हैं? 2। फिर क्या? कॉपर में कितने हैं? कॉपर 0 1 है। क्या होता है? 4s1 3d10।
unpaired electrons except zinc, cadmium, mercury. हो गया, चलिए आगे। तो आपको पता चल गया डी ब्लॉक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें सब में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब सिंगली फील्ड है ना, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना। तो अब देखते हैं, अब इनके अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम फाइंड करने वाले हैं क्या, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ या मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पहला है मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, वीक बनेगा, कैसा बनेगा, उस चीज की बात करें, ठीक है। अब देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर देखते हैं, है ना। देखो मेटल मेटल के बॉन्ड कैसे बनते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कैंडियम और स्कैंडियम की बात कर रही हूँ। अगर ये बॉन्ड बना है तो कुछ तो करके बना होगा, ऐसे तो नहीं बना। ये मेटल मेटल बॉन्ड कितना स्ट्रांग है ये बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा, यहाँ पे स्कैंडियम लिख रही हूँ, यहाँ पे स्कैंडियम लिख रही हूँ। स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। 21, यहाँ पे भी 21, 21, 25 कौन लिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, यहाँ पे 4s2 3d1। इसी चीज को मैं आगे लेके जा रही हूँ। ये 4s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है ना, इस तरह है। अब देखो तुम्हें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड भी तो इतना ही बनेगा। बॉन्डिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे स्कैंडियम में, ओनली 1 है ना, d1। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो वही रिस्पॉन्सिबल है बॉन्डिंग के लिए, समझे। जैसे मैं स्कैंडियम स्कैंडियम का बॉन्ड बना रही हूँ तो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे बॉन्डिंग देखिए। वैसे ही अगर मैं बात करूंगी आयरन और आयरन की, एटॉमिक नंबर 26, इसका भी 26। जो हम मेटल मेटल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयरन और आयरन का जो ये बॉन्ड है वो कितना स्टेबल है वो पढ़ रहे हैं बात। कौन रिस्पॉन्सिबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन है, अगर मैंने कहा कोई भी एलिमेंट तुम्हारा ऐसा है जो कंप्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, क्या उसमें मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी में नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आयरन की बात करते हैं। आयरन को कैसे लिखूं मैं, बोलो 3d6, यहाँ पे भी 4s2 3d6। तो मैं डी ऑर्बिटल बना दूं, कितने मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 और 6, 4, कितने बनेंगे, 4। 1 2 3 4, कितने मेटल मेटल बॉन्ड बने, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। मेटल मेटल बॉन्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग क्या लिखेंगे, फॉर द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, फॉर द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। फॉर द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ unpaired electrons of
हो गया? उसके बाद ये एग्जांपल नोट करो। अब क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम खुद देंगे। विच फॉर्म द स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें किसकी ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या देखोगे? ये है क्या है? 4s2 3d 6 ये 4s1 3d 5 ये क्या है? 4s2 3d 10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, 0 है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है। देयरफॉर यहाँ पर तो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? वीक। कैसा होगा? यहाँ पर अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 6 है भाई। कितने हैं? 6 है। यहाँ पे कितने हैं? 4। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रोमियम, फिर आयरन, फिर जिंक। आंसर हो गया क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? मेटल मेटल बॉन्ड से। सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? हार्डनेस एंड वोलेटाइलिटी ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है डी ब्लॉक के, वो कितने ज्यादा हार्ड है और कितने ज्यादा वोलेटाइल है, कौन बता पाएगा इसे? हार्डनेस है ना, हार्डनेस एंड वोलेटाइलिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना? पहली तो पढ़ ली मेटल मेटल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। वोलेटाइलिटी को ब्रैकेट में लिखना होगा ना, वेपर, ये वेपर लिख दो। टू कन्वर्ट इनटू वेपर। वेपर में कन्वर्ट कौन जल्दी होगा? जिसके साथ जो स्टेबल होगा, वेपर जिसके साथ इलेक्ट्रॉन। सुनो, आप लोगों ने क्या देखा है? थिनर देखा है या केरोसिन देखा है ना? उसको कहते हैं, उसकी कैप लगा के रखना कहते हैं। अगर कैप हटा दो तो कुछ टाइम बाद आपकी बॉटल खाली होती रहेगी। तो उसमें क्या है? वोलेटाइलिटी है। वोलेटाइलिटी का मतलब कि कोई भी एलिमेंट आपका या कोई भी सब्सटेंस है लिक्विड फेज से वेपर में जा रहा है, लिक्विड से वेपर भाप बन के उड़ता जा रहा है, वही वोलेटाइलिटी है कि कौन कितना जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। कौन कन्वर्ट होगा वेपर फेज में? ऐसे बता दो। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या होगा? वो हार्ड भी नहीं होगा, वो सॉफ्ट होगा, उसको हम कट भी कर सकते हैं। इवन जो तुम्हारा जिंक है वो सॉफ्ट मेटल है। जिंक, कैडमियम, मर्करी वो सॉफ्ट है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं आपने देखे होंगे सारे हार्ड है। देखे ना?
पहले ये लिखो, फिर उसके बाद रीजन तो आपको पता चल ही गया है। चल गया? हार्डनेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो हार्डनेस इंक्रीज होगी। हार्डनेस इंक्रीज हुई तो वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी। वोलेटिलिटी डिक्रीज। वैसे इसमें दिख नहीं रहा आपको अच्छे से, लिखो ना क्वेश्चन। ये पीएच के है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जो जिंक मेटल है वो सॉफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और या फिर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, लिखो इसका रीजन। सीधा पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पता है? यस मैम। डी ब्लॉक elements have generally high melting point and boiling point as compared to S block elements. हो गया? देखो भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कुछ समझ पा रहे हो क्या होगा? क्या होगा? वो तो मेटालिक बॉन्ड तो अलग है, ये मेल्टिंग पॉइंट है एमपी। बिकॉज़ द स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या होगा वो तो मैं मान नहीं तेरा कुछ तो लगाना चाह रहा है लॉजिक। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या होगा? कितने डिग्री में? हाँ, कोई टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए या बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने वाटर का देखा है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर आइस फॉर्म में भी तो होता है, नहीं होता? किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है? 0 डिग्री पे स्टार्ट हो जाता है ना, 0 पे आइस भी बनने लग जाता है अबव 0 डिग्री। ठीक है, अबव 0 डिग्री। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। वही बात पूछना, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक। ऐसा क्यों होता होगा? एस ब्लॉक में ऐसा क्या है?
इसको 100 डिग्री पे मेल्ट कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना, मैं नीचे स्पीड दे रही हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? 100 डिग्री पे पानी तो बॉईल हो रहा है, पर लोहा क्यों नहीं हो रहा? लोहे में क्या होता है? आयरन के मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा लोहे का मैं बॉक्स बना रही हूँ, उसमें सिर्फ एक ही आयरन होगा, नहीं है ना? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है कि जो 56 ग्राम ऑफ आपका 56 ग्राम ऑफ आयरन जब हम लेंगे तो उसमें आपके कितने आयरन के एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम ऐसा पढ़ा है? 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। आयरन के जब मैं इतने ज्यादा एलिमेंट लूंगी उनका मास 56 ग्राम है। कितने ज्यादा नंबर है? 10⁻23। इतने एटम लेकर भी उनका मास 56 ग्राम है, 100 ग्राम भी नहीं है। तो अगर आयरन का बॉक्स ले रही हूँ, डेफिनेटली उसमें बहुत सारे आयरन के एटम्स हैं। आयरन के एटम्स है जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आयरन के एटम में जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? आयरन की बॉन्डिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो यहाँ से क्या समझ आया? यहाँ से समझ आया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि डी ब्लॉक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बढ़ गया। ठीक है? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। रीजन वही है हर जगह का। काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, लिख दिया ये लोगों का? हो गया सबका? क्वेश्चन लिखो। Why D block elements have high melting and boiling point as compared to main block elements? मेन ब्लॉक होता है S और P, ठीक है? एज कंपेयर टू मेन ब्लॉक एलिमेंट। एज कंपेयर टू मेन ब्लॉक एलिमेंट। मेन के साथ ब्रैकेट में लिख देना S एंड P ब्लॉक, है ना? क्यों होता होगा ऐसा? तुमने जब S ब्लॉक एलिमेंट देखे हैं, ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये वाला क्वेश्चन कर दो। ये है तुम्हारा S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जल्दी बताओ। एक में होता है NS1 होती है कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरी लाइन, इसमें NS2 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भाई? 0। इससे पहले तो पूरे फील्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें 1 है ना? और वहां P ब्लॉक में जब मैं बात करूंगी तो P ब्लॉक में क्या है? बोरॉन में कितना ही होगा ज्यादा से ज्यादा? क्या होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर? 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ये तो फील्ड है, S में 2 आते हैं, S में 2 आते हैं, P में 1। समझ आ रहा है? बोरॉन में कितना नंबर है? 1। कार्बन में कितना है? 2। नाइट्रोजन में
अब एक ग्राफ होगा आपके बुक में, कर दूं ये क्वेश्चन का? Yes, ma'am. हो गया कुछ? कर गया? नहीं, हो गया? काफी है? नहीं लग रहा। अब एक ग्राफ देखना ध्यान से। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है और ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है? इसका ग्राफ बहुत ध्यान से देखना सीखते रहेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं 3D की सीरीज की बात करूंगी। किसकी बात कर रही हूँ? 3D में जब तुमने ध्यान से देखा होगा, अपने नोट्स वापस देख लेना। मैं यहाँ लिख रही हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, जल्दी बोलो, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन है? D1, D2, D3, D4 में क्या हो जाता है? 6, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 1, 0। ऐसा ही कुछ होता है ना? तो मैंने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ किसके अकॉर्डिंग चलता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। स्कैंडियम का लेट्स सपोज स्कैंडियम की पोजीशन है, ये तुम्हारा टाइटेनियम हो गया, ये वेनेडियम हो गया, ये तुम्हारा क्रोमियम हो गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मैंगनीज में कितने होते हैं जल्दी बताओ? 5 होते। देखो मैंने मैंगनीज की पोजीशन कहाँ रखी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आयरन ट्रेंड देखना बस, ठीक है? कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तो जाके पता नहीं कहाँ था, उसको हम बनाते ही हैं। अब ध्यान से देखो मैंने ऐसा क्यों बनाया है ये ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब समझ आ रहा है ना? इस ग्राफ का मतलब ये, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इधर ही बढ़ रहा है ना। स्कैंडियम का 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, स्कैंडियम का सबसे कम, फिर ये कहाँ तक बढ़ रहा है? क्रोमियम तक। क्यों बढ़ रहा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इस पे? 1, इस पे 6, इस पे कितने हैं? इस पे बताओ, इस पे यहाँ पे 1। तो होना क्या चाहिए? तुम्हें ये सोच के ये नहीं लग रहा कि मैंगनीज पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, ये वैल्यू कहाँ आ गई स्कैंडियम के साथ? लग रहा है? ऐसा क्यों होता होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इतना भी नहीं होगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए। मैंने कहा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यही बोला ना? रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है भाई, 5, तो बॉन्ड 5 नहीं बनने चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ना चाहिए, इतना तो नहीं होना चाहिए मिनिमम। अगर होता तो यहाँ पे होता 6 के बाद। इतना एक्सेप्शनली इतना लो कैसे आ गया? ये तो जनरल ट्रेंड है। स्टार्टिंग में तुमने देखा यहाँ से यहाँ क्रोमियम तक बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस से इंक्रीज, फिर वापस डिक्रीज, 4, 3, 2, 1, बाकी सारा ट्रेंड वैसे ही चल रहा है। मैग्नीशियम कंटिन्यू नहीं आया, तो वही तो पूछ रही, सोचो ना क्या होगा ऐसे। लिखो क्वेश्चन, व्हाई मैंगनीज हैव एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट इवन आफ्टर हैविंग अ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Unpaired electron. Why manganese have exceptionally low melting point even after having 5 unpaired electrons? ऐसा क्या हुआ होगा इसमें? ऐसा क्या हुआ होगा इसमें? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे डी ब्लॉक में, जल्दी बताओ। R1 18,
5 बन गया। Yes, ma'am. तुम कहोगे मैम यहाँ भी तो हमारे पास दूसरा मैंगनीज आ गया, आया? Yes, ma'am. तो इसका भी बॉन्ड स्टेबल होना चाहिए था, आया क्यों नहीं? पर एक्चुअल में क्या होता है, हर बताओ जरा तुम, कभी भी बॉन्ड क्यों बनता होगा? स्टेबिलिटी के लिए। क्यों बनता होगा? तुम लोगों का 5 लोगों का ग्रुप है, क्यों है? या तुमने कोई दोस्त बनाया, क्यों बनाया? कुछ तो शेयर कोई चीजें तो शेयर करें, या कुछ चीजें कॉमन है, या कुछ तो है ना, है ना? मेन रीजन क्या है कि अगर हमें मार पड़े तो साथ में पड़े, स्टेबिलिटी है वो, है ना? अगर हम पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़े, ऐसा है तुम्हारा? उसका मतलब ऐसा है। तो हर एक चीज बॉन्ड बनाती है स्टेबिलिटी के लिए। अब तुम देखो जो मैंगनीज है वो पहले से स्टेबल है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? Yes, ma'am. मैंगनीज पहले से ही स्टेबल है। Yes, ma'am. मैंगनीज इज स्टेबल ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की नीड ही नहीं है। नीड नहीं है तो मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनेगा। मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनेगा या वीक बॉन्ड बनेगा तो टूटेगा भी जल्दी। Yes, ma'am. समझे मैंने क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बोला? तो मैम क्रोमियम भी तो हाफ फिल्ड होती है। हाँ, क्रोमियम होता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तेरा क्रोमियम है। ये तुम्हारा ये है ना, इस तरह से। क्रोमियम को मैं ऐसे लिखूं 4s2 3d4, पहले ऐसा होता है। Yes, ma'am. उसके बाद क्या होता है, जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए वो कहाँ जाता है? वो स्टेबिलिटी के लिए जाता है, स्टेबिलिटी के लिए जाता है। जितने टाइम में ये जाएगा स्टेबल होने तब तक बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहले से स्टेबल है। पहले ये चीज बनाओ फिर इसका रिजल्ट। बोरिंग लग रहा है क्या? उसको देख के तुम्हें लग रहा नहीं लगा कि सोया नहीं? आज खाना नहीं आज भूखा है, भूखा लग रहा है आज। ये डायग्राम बना दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ग्राफ बना तो अब एक बार देखो, मैंने ये जो ग्राफ बनाई 3D सीरीज के लिए ना, ये वाला 3D में ही आ रहा है, स्कैंडियम से जिंक तक। फिर ऊपर क्या है 4D सीरीज, 4D में कौन आता है? ये टर्टियम, हॉफनियम आता है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मॉलिब्डेनम भी आता है, नियोबियम भी आता है, याद आ रहा है कुछ? ठीक है। और ऊपर क्या है? ऊपर तुम्हारा क्या है? करमोव, करमोव, ठीक है, इस तरह का। स्कैंडियम के बाद क्या आता है? ये टर्टियम और लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ चलता है, ये आप चेक करोगे घर पे जाके किस तरह से है। अब देखो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए डी ब्लॉक एलिमेंट में
सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का होता है? डी ब्लॉक में क्रोमियम ही तो नहीं है। अगर तो पूछी जाए 3D सीरीज, वहां देखिए ग्राफ मैंने क्या बनाया, टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए 4D सीरीज में कौन है? मॉलिब्डेनियम। 3D में कौन है? क्रोमियम है, ठीक है ना। आप तुम पूछ सकते, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? आप पूछ सकते हैं मैम ऐसा क्यों होता है कि मैम जो 5D सीरीज है उसका ही मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है 4D से या 3D से? तो क्वेश्चन लिखो, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 5D सीरीज इज ग्रेटर देन 4D एंड 3D? मैम इसका आंसर किसका? अच्छा, इसका लिखा है आपने? थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखा है ना, तुम दोनों साथ साथ में बोला करो मुझे, ठीक है? तुम उसका क्वेश्चन लिख लिया। Why the melting point of 5D series is greater than, ये कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना वो तुम्हारा 5D का ज्यादा है, फिर 4D का है, फिर 3D का है। ऐसा क्यों है? जबकि है ना, ऐसे पूछ रहा है, मैंने वहां ग्राफ में भी ऐसे बनाया, देखो तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, देखो हो रहा है ना, तो सबसे ज्यादा किसका है? 5D का। 5D में आ रहा है ना वो, तो ऐसा क्यों है? तुमने आज तक देखा होगा कि जितना साइज छोटा होता है, आज तक शायद तुमने 11th में पढ़ा होगा, जितना भी एलिमेंट का साइज छोटा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पढ़ा है? तो जितना छोटा है उसकी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, होना तो उल्टा चाहिए था। तो लिखोगे 3D सीरीज 4D 5D ऐसा होना चाहिए था मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होना चाहिए था? रीजन लिखो साथ में। स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो मेटालिक पॉइंट भी, मैग्नेटिक पॉइंट भी बढ़ गया। ऐसा तो जनरल एक ट्रेंड है। फिर यहाँ इंटरेस्ट क्रॉस करो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर यहाँ पे सब क्या हो गया? ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सब में, बाकी का उसमें मैटर ज्यादा 6 ही है भाई, इसमें भी 6 ही है, काउंट कर ले तुम। क्रोमियम में 6, ऊपर से 6, इसमें भी 6, निकाल के देखो 6 ही है सब में। ऐसा क्या रीजन रहा होगा? ये जो मैंने लिखा है कट कर दिया वाला क्वेश्चन? हाँ यहाँ जल्दी बोलो, कट दिया ना? देखो क्या कह रहा है, पहली बार पढ़ रहे? देखो ये तुम्हारा मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है, ठीक है। एक मेटल यहाँ है, दूसरा मेटल यहाँ है। ये बॉन्ड किस तरह का बना है? अगर आपका 11 बहुत अच्छे से, अगर मैं सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक मेटल तुम्हारा ये है, दूसरा मेटल ये है, एक मेटल यहाँ है। बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, जितना ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ 5D मेटल की, अगर मैं टंगस्टन की बात करूँ, किसकी? टंगस्टन। मेटल यहाँ पे क्या है? टंगस्टन। यहाँ पे जल्दी बोलो, मॉलिब्डेनियम। यहाँ पे क्रोमियम। मॉलिब्डेनियम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा है तो उसके डी ऑर्बिटल के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहे हैं। डी ऑर्बिटल जब जुड़ रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग हो रही है, तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो जिसका साइज बड़ा है, जिसका टंगस्टन का साइज बड़ा है,
उसके डी ऑर्बिटल बाहर तक जाएंगे, ओवरलैप बाहर तक करेंगे अच्छे से, Yes, ma'am. समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. ये ओवरलैपिंग है। पर जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या है? छोटा है, तो उसके डी ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करना चाह रहे हैं वो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। यहाँ इसका साइज बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो ये देखिए ओवरलैपिंग है ही नहीं, है ना, या होती तो है पर कम होती है। देयरफॉर इसके बीच में जो क्रोमियम का जो बॉन्ड बनता है वो कैसा वीक है? Yes, ma'am. है? Yes, ma'am. किस वजह से है ये? Size. साइज, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा डी ऑर्बिटल बाहर तक फैला रहेगा, डी ऑर्बिटल बाहर तक फैला रहेगा तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बॉन्ड अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये पोर्शन नोट करो जल्दी। नीचे लिखो इसका रीजन। इन 5D सीरीज, इन 5D series, the size of the metal is heavier या greater. Size of the metal is greater, due to which d orbital have the large extent for the bonding, which form the stable metal bond, हो गया, as compared to 4D and 5D elements, हाँ 3D 4D and 3D elements। ठीक है, ये देखो लार्ज एक्सटेंट का मतलब जो ये बॉन्डिंग वाला पोर्शन है ना ये ज्यादा है, ठीक है, लार्ज एक्सटेंट ये बॉन्डिंग वाला पोर्शन ज्यादा है, यहाँ पर देख लो कम है, एक्सटेंट कम होगा तो बॉन्डिंग वीक होगी, यहाँ पे बहुत कम होगी, बॉन्डिंग वीक है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट वीक होगा। इसके लिए देयरफॉर 5D सीरीज है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। You know